हेलो, वेलकम चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर नीरज धुलिया। आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के लिए भी, एमएससी में भी है। और जब भी ये क्वेश्चन आता है एमएससी में, केमिकल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड का, पेप्टाइड सिंथेसिस का, तो बच्चे ट्रांसक्रिप्शन लिख के आते हैं, जो कि गलत है। ज़्यादातर जो बीएससी एमएससी की बुक्स हैं उनमें ये नहीं मिलता है। इसको हम टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जब भी केमिकल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड आता है या मैरीफील्ड सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड आता है, तो आपको इसको आंसर करना है। ठीक है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो जब भी बात आती है केमिकल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की या पेप्टाइड्स की, तो जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं या फिर जो पेप्टाइड्स जिनकी की सीक्वेंस कम है, छोटी है, उनको बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब हम छोटे पेप्टाइड्स को बनाते हैं, ट्रेडिशनली केमिकल सिंथेसिस जब हम करते हैं, तो उसमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे आप सीक्वेंसेस बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड उसके अंदर, प्रोटीन के अंदर या पेप्टाइड के अंदर बढ़ते जाएंगे, तो आपके एरर्स आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स कैन बी केमिकली सिंथेसाइज एफिशिएंटली। अब भाई, हमें प्रोटीन बनाना है या पेप्टाइड बनाना है, लेकिन इसके अलावा भी हमें अगर पेप्टाइड चाहिए या प्रोटीन चाहिए, तो उसके कुछ सोर्सेस और भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने तरीके हैं, है ना। तो देर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं जिनसे कि आप कोई पेप्टाइड या कोई प्रोटीन को एक्वायर कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? प्यूरिफिकेशन फ्रॉम टिश्यू। कोई भी एनिमल है, एनिमल प्रोटीन है, एनिमल टिश्यू से आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर प्लांट से अगर वो बन रहा है, तो उस प्लांट के उस पर्टिकुलर टिश्यू से आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में होता क्या है कि कंसंट्रेशन जो होता है प्रोटीन्स का, पर्टिकुलर प्रोटीन का, वो काफ़ी लो होता है। तो ये हम इसको ज़्यादा एफिशिएंट नहीं मानते। फिर भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम टिश्यू से उसको निकालते हैं। अब क्योंकि जो एक सेल होती है, उस सेल के अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, उनका नंबर या टाइप्स काफ़ी सारे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो आपको चाहिए, उसका ओवरऑल कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी ये एक तरीका है, इससे हम उस पेप्टाइड को या उस प्रोटीन को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ये एक अलग से टॉपिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोटीन आपको चाहिए या पेप्टाइड आपको चाहिए, आप उसकी जीन को आइसोलेट करते हैं सोर्स से, और उस जीन को हम होस्ट के अंदर डालते हैं, जहां पे कि आपको उसको, जब उसका जीनोम का एक्सप्रेशन होता है, उस जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो उसके साथ हमारे जो आपने जीन इंसर्ट किया है, जो कि आपको चाहिए प्रोटीन, पेप्टाइड, उस पर्टिकुलर पेप्टाइड या प्रोटीन का जो जीन है, वो जीन जब एनकोड होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका ट्रांसलेशन होता है, तो वो हमें भी मिलता है ना। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम काफ़ी सारे प्रोटीन्स को आइसोलेट करवाते हैं, बनवाते हैं। आप इन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर आप बैक्टीरिया के अंदर आप डाल सकते हैं इन जीन को। तो अलग अलग तरीके हैं, आपकी एप्लीकेशन क्या है और आपके पास अवेलेबल सोर्सेज क्या है, उसके आधार पे ये डिसाइड होता है कि आपको क्या इसमें करना है। फिर भी ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस जीन को निकाल के और आप होस्ट में डालिए। जब होस्ट का जीनोम रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो आपके पर्टिकुलर जीन का भी ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और वो जीन या फिर वो प्रोटीन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो सारे टूल्स चाहिए होंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी टूल काम आते हैं, चाहे वो एक सोफिस्टिकेटेड लैब है, चाहे वो एक होस्ट है, चाहे आपके डिफरेंट एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो आपको उस डीएनए को वहां से, जीन को वहां से निकालना है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये आपको वापस से किसी होस्ट में डालना है। तो उसके लिए आपको होस्ट चाहिए, उसके लिए आपको लैब चाहिए, उसके लिए आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है।
एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसर होता है, लेकिन फिर भी ये एक तरीका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम किसी भी प्रोटीन को या पेप्टाइड को बना सकते हैं और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, डायरेक्ट केमिकल सिंथेसिस। क्योंकि हमें पता है कि जो जीन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन की सीक्वेंस हमें पता है ना, लिटरेचर में हमें मिल जाता है। तो हमारे पास में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, आइसोलेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उनको हम केमिकली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ के और वो सीक्वेंस बना सकते हैं, वो पेप्टाइड हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट केमिकल सिंथेसिस। तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन्स मेक्स द ट्रेडिशनल सिंथेटिक अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्प्रैक्टिकल फॉर पेप्टाइड्स विद मोर देन 4 और 5 अमीनो एसिड रेजिड्यूज। जो मैंने पहले बोला था कि जितना लंबा वो सीक्वेंस होगा उतना ही वो जो है इम्प्रैक्टिकल होता जाएगा, एरर आने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। तो जनरली जो ट्रेडिशनल सिंथेटिक अप्रोचेस हैं जिनसे कि हम पेप्टाइड बनाते हैं, उनसे 4 या 5 अमीनो एसिड रेजिड्यूज का पेप्टाइड हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जब हमें, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो बड़े पेप्टाइड की है या प्रोटीन की है, तो फिर हम वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका है। इसका जो ब्रेक थ्रू है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, वो रॉबर्ट आर ब्रूस मैरीफील्ड, आप सामने देख पा रहे हैं, ये आर ब्रूस मैरीफील्ड हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाया और इसकी हेल्प से इन्होंने एक सीक्वेंस बताई केमिकल सिंथेसिस की, रिएक्शंस की, जिसकी हेल्प से हम पेप्टाइड बना सकते हैं और छोटे प्रोटीन्स को हम बना सकते हैं। तो ये जो डिस्कवरी थी वो 1962 में की गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1962, और 1921 से 2006 जो है इनका जीवन काल था। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन्होंने जो इनोवेशन किया, इट इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग अ पेप्टाइड। पेप्टाइड आप बना रहे हैं, ठीक है, और इस केस में क्या किया है इन्होंने, कीपिंग इट अटैच्ड एट वन एंड टू अ सॉलिड सपोर्ट। उस पेप्टाइड में हम क्या करेंगे कि उसका एक एंड जो होगा वो हम एक सॉलिड सपोर्ट पे अटैच्ड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉलिड सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड जो होता है वो अटैच्ड होता है एक सॉलिड सपोर्ट से। ठीक है, एक एंड फ्री होता है और एक एंड इसका उस सॉलिड सपोर्ट से बाइंड होता है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या है, इज एन इनसॉल्युबल पॉलीमर। ये एक इनसॉल्युबल पॉलीमर होता है, रेजिन होता है, जो कि कहाँ होता है, कॉलम के अंदर। जैसे आपने क्रोमेटोग्राफिक कॉलम देखा होगा, उसी तरह का ये एक कॉलम होता है, उसके अंदर इनसॉल्युबल पॉलीमर रेजिन जो होता है वो भरा हुआ होता है, और उसी से हमारे अमाइनो एसिड जो है वो अटैच्ड होते हैं उस सपोर्ट से। ठीक है, तो दी पेप्टाइड इज बिल्ड अप ऑन दिस सपोर्ट वन अमाइनो एसिड एट अ टाइम। एक एक करके हम एक एक अमाइनो एसिड उसमें डालते हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, और वो एक एक अमाइनो एसिड यहाँ पे बाइंड होता चला जाता है। वो कैसे होता है, वो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं जो कि हम रिपीट करते हैं हर एक अमाइनो एसिड के लिए, है ना। तो हम वो रिएक्शंस को, उन स्टैंडर्ड सेट ऑफ रिएक्शंस को हम अभी आगे देखने वाले हैं क्या है। लेकिन ये है कि हाँ, यहाँ पे एक बार में एक अमाइनो एसिड को डाला जाता है ताकि हमारा जो सीक्वेंस है वो परफेक्ट रहे, है ना। एक साथ आप डाल देंगे तो उसमें एरर्स आने के चांसेस होंगे, एरर्स आएंगी। At each successive step in the cycle, protective chemical groups block the unwanted reactions. अब ये क्योंकि हम केमिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो उसके ग्रुप्स हैं, अमाइनो ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो वो हम हमारे कंट्रोल में रखते हैं, हम उसको बाइंड करके रखते हैं प्रोटेक्टिव केमिकल ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, जहां पे हमें बाइंड करवाना है उस ग्रुप को हम फ्री करवाते हैं, वहां पे अमाइनो एसिड अटैच करवाते हैं। और जब हमें कोई भी अमाइनो एसिड बाइंड नहीं करवाना है तो हम जो उसका पहले वाला अमाइनो एसिड है उसके जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को हम ब्लॉक कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वहां पे अनवांटेड बाइंडिंग न हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप्स यहाँ पे हमारे सामने है ना। ये हमारा एक इनसॉल्युबल
पॉलीस्टाइरीन बीड है जो कि आपके उस कॉलम में अटैच होता है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड ऑन एन इनसोल्यूबल पॉलीमर सपोर्ट। तो रिएक्शन 1 to 4 ये जो है एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, रिएक्शन 1 to 4 हम देखेंगे। और यहाँ पे जो 9 फ्लोरेनिल मिथोक्सी कार्बोनिल, इसका शॉर्ट फॉर्म है एफमॉक। ठीक है, 9 फ्लोरेनिल मिथोक्सी कार्बोनिल, ये ग्रुप जो होता है वो हम यूज करते हैं किसके लिए? जो हमारा अमाइनो एसिड है उसके अल्फा अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है थोड़ा सा पिंक कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा अमाइनो एसिड है, नंबर 1 अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड जो आप चेन में जोड़ना चाहते हैं ना। तो ये पहला अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड को हम कहाँ डालेंगे? उस कॉलम के अंदर जिसमें कि ये बीड लगा हुआ है, इनसोल्यूबल पॉलीस्टाइरीन बीड। ठीक है, तो ये हमारा बीड है, उस कॉलम में हमने क्या किया? पहले अमाइनो एसिड को डाला। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो अमाइनो एसिड है इसका जो अल्फा अमीनो ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन और ये अमीनो ग्रुप है ना, तो इसके हमने अल्फा अमीनो ग्रुप को क्या कर दिया है? प्रोटेक्ट कर दिया है। किससे? एफमॉक से। ठीक है, प्रोटेक्ट क्यों किया है? ताकि यहाँ पे कोई अनवांटेड बाइंडिंग ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप फ्री है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये बाइंड करेगा यहाँ पे। कैसे बाइंड करेगा? ये यहाँ पे देखिए, अटैचमेंट ऑफ कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो एसिड टू रिएक्टिव ग्रुप ऑन रेजिन। जैसे आप इसको इसमें डालते हैं तो ये क्लोराइड को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, और ये यहाँ पे खुद बाइंड हो जाता है। ठीक है, और तो ये क्लोराइड को रिप्लेस करके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहीं से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये कंटिन्यू से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप कि एफमॉक का क्या स्ट्रक्चर है। ये मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दोबारा से दिखाया है। अमीनो एसिड रेजिड्यू है हमारा, और ये इसका अमीनो ग्रुप को हमने क्या किया? एफमॉक से ब्लॉक किया हुआ है या प्रोटेक्ट किया हुआ है, और ये एफमॉक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, देखें नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये जो अगली स्लाइड होगी उसमें ये यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड हमारा जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड जुड़ गया है, और उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या है? प्रोटेक्टेड है। मतलब अभी अभी यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एफमॉक हो गया। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें क्या करवाना है? सेकंड अमाइनो एसिड को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टिव ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे जुड़ तो सकता नहीं है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इस एफमॉक को यहाँ से हटाएंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज रिमूव्ड बाय फ्लशिंग विद सॉल्यूशन कंटेनिंग अ माइल्ड ऑर्गेनिक बेस। हम यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है? उस कॉलम के अंदर माइल्ड ऑर्गेनिक बेस डालना है। ठीक है, ऑर्गेनिक बेस, एक क्षारीय सॉल्यूशन डालेंगे, ऑर्गेनिक होना चाहिए, कार्बनिक, वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो उससे क्या होगा? एफमॉक यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ये आपका अमाइनो ग्रुप जो है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? देखो, एफमॉक को हमने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड आ सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकंड अमाइनो एसिड डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बाइंड करवाना है तो डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब सेकंड अमाइनो एसिड डाल रहे हैं। ये रहा हमारा सेकंड अमाइनो एसिड, ये ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है। और ये भी कैसा होगा? इसका भी अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टेड होगा। जितने भी अमीनो एसिड हम डालेंगे, क्योंकि हमें बाइंड यहां से करवाना ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बाइंड करवाना है। ठीक है, यहां से तो हमें बाइंड करवाना नहीं है, तो इसको तो आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है? एफमॉक से प्रोटेक्ट किया हुआ अमीनो एसिड डालेंगे कॉलम के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि पहला अमीनो एसिड आपने जोड़ दिया, सेकंड अमीनो एसिड आपको जोड़ना है। तो अब यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है, ताकि ये जो बाइंडिंग हो वो बाइंडिंग इजीली हो जाए, है ना। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस सेकंड अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? डीसीसी से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। डीसीसी क्या है? देखिए यहाँ पे डीसीसी क्या है? डाई साइक्लो हेक्सिल कार्बोडाइइमाइड, डाई साइक्लो हेक्सिल
कार्बोडाईइमाइड, DCC। DCC जब हम डालते हैं तो ये जो है इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ये बाइंड हो जाएगा और ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब अब इसकी जो बाइंडिंग है वो एफिशिएंटली होगी, एफिशिएंट बाइंडिंग यहाँ पे होगी अब, है ना। तो अमीनो एसिड सेकंड विद प्रोटेक्टेड अल्फा अमीनो ग्रुप, देखा यहाँ पे प्रोटेक्टेड अल्फा अमीनो ग्रुप है एफमॉक्स से, इज एक्टिवेटेड एट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर हम इसका क्या करेंगे, एक्टिवेशन, ताकि ये बाइंडिंग यहां से हो कार्बोक्सिलिक बाय DCC। तो DCC ऐड किया और ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये हम बोलेंगे कि एक्टिवेट हो गया है ना। अब जैसे आप इसको डालेंगे ना तो ये आपके पहले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप पे जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया था, सेकंड स्टेप में एफमोक को हटा दिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, जो आपका नेक्स्ट अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने एक्टिवेट किया और इसको एक्टिवेट करने के बाद में आपने इसको कॉलम में डाल दिया, ठीक है। तो जैसे आप कॉलम में डालते हैं फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड 1, है ना, यहां की हम बात कर रहे हैं अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड 1। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे वन इट अटैक्स एक्टिवेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अटैक करेगा ऑफ अमीनो एसिड 2 टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका DCC जो था वो डाइसाइक्लो हेक्सिल यूरिया बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा और सेकेंड अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। जुड़ गया, देखिए CONH पेप्टाइड बॉन्ड इसी को बोलते हैं हम, CO सेकेंड अमीनो एसिड का, NH पहले अमीनो एसिड का, CONH पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन गया है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, एफमोक को हटाया, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चार्ज किया, एक्टिवेट किया DCC से और दोनों को मिक्स किया। तो ये DCC जो है बाई प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा और पहले और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और एफमोक अभी यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो जो सेकंड अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन कंट्रोल्ड है, यहाँ पे कोई भी अनवांटेड बाइंडिंग नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप हमने देख लिए, 4 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसको क्या करना है कि ये जो है आपका रिएक्शन 2 to 4 ये रिपीट हम करते हैं जब तक कि हमारी जो भी आपको पेप्टाइड की जो सीक्वेंस है वो नहीं मिल जाती, है ना। देखिए सेकेंड अमीनो एसिड बाइंड हुआ, इसके बाद में आप क्या करेंगे, वापस से जो सेकंड स्टेप में हमने किया था, क्या किया था, एफमोक को हटाया था, है ना। तो एफमोक को आप हटाएंगे, फिर तीसरा अमीनो एसिड लेके आएंगे जो कि हमने थर्ड स्टेप में किया है कि उसके आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चार्ज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और फिर मिक्स करेंगे, तो फिर तीसरा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। फिर जो चौथा अमीनो एसिड आएगा उसको भी आप ऐसे ही ऐड करेंगे, है ना। एफमोक को हटाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट करेंगे और बाइंड करेंगे। तो ये कंटिन्यू स्टेप्स चलते रहते हैं, है ना। यहाँ पे हो सकता है आपको शायद ये क्लियरली नहीं दिख रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएक्शन 2 to 3 आर रिपीटेड, ठीक है, 2 to 4 सॉरी, है ना, रिएक्शन 2 to 4 आर रिपीटेड अंटिल दी योर रिक्वायर्ड लेंथ इज अचीव्ड, ठीक है ना। अमीनो एसिड आप जोड़ते जाइए। फिर फाइनली हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जब हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है ना, तो हमें इसको क्या करना है, ये यहाँ पे हमने देख लिया, मान लीजिए कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में इसको इस रेजिन से हम अलग करेंगे, क्योंकि ये रेजिन पे बाइंड है तो इसको हमें हार्वेस्ट करना है। तो कंप्लीटेड पेप्टाइड इज डी प्रोटेक्टेड एज इन रिएक्शन 2, डी प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे डी प्रोटेक्ट, यहाँ पे HF क्लीव्स ईस्टर लिंकेज बिटवीन पेप्टाइड एंड रेजिन, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हम यहाँ पे ऐड करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐड करते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे HF ऐड करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐड करेंगे, तो ये जो ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा
और आपकी जो पेप्टाइड है वो फ्री हो जाएगी, है ना। सेकेंड स्टेप में जो हमने किया था, एफमॉक को हटाया था, तो एफमॉक भी हटा देंगे, क्योंकि आपकी जो पेप्टाइड है, जो नेचुरली जो पेप्टाइड बनता है, उस पेप्टाइड में ना तो एफमॉक होता है, न ही ये रेजिन होता है, तो इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एफमॉक को हटा देंगे, जैसे कि हमने रिएक्शन 2 में हटाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, HF डालेंगे। तो जैसे ये HF डालेंगे तो ये आपका सीक्वेंस रिलीज हो जाएगा और आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में अगर आया है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी रिक्वायर्ड है उनको आप शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।